12 मार्च 1993 की तारीख। सुबह की हलचल से जागती मुंबई अब लंच टाइम तक जा पहुंचा था। चहल पहल काफी तेज थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। लोग रोज की तरह अपने कामकाज में एकदम मशगूल थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में ये जगह, जहां हर दिन करोड़ों रुपए का सौदा होता है, वो एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। दोपहर के करीब जब स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में खड़ी एक कार में भयानक विस्फोट हुआ तो पूरी बिल्डिंग कांप उठी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह धमाका तो बस एक शुरुआत थी। मुंबई में तो तबाही का एक पूरा सीरीज शुरू हो चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक धमाके होने लगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, कथा बाजार और इनके अलावा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट जगह थे, जैसे कि कुछ फेमस होटल और भीड़ भाड़ वाली जगह, इन सभी जगह को मिला दिया जाए तो टोटल 12 जगहों पर धमाका हुआ। 2 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 1400 लोग घायल हुए। लेकिन धमाकों के पीछे की कहानी कहीं और से शुरू होती है। पाकिस्तान से, जहां बैठे एक पाकिस्तानी जनरल ने भारत के भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे हम मुंबई धमाके के नाम से जानते हैं। तो आज की कहानी उसी जिहादी जनरल और उस साजिश की है जिसमें मोहरा दाऊद इब्राहिम को बनाया गया या वो खुद बना। तो इन सभी चीजों की शुरुआत होती है साल 1992 के दिसंबर महीने से, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है और इसके बाद पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत पर एक बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बनाई। इस काम का जिम्मा ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को दिया गया। नासिर, जिसे जिहादी जनरल के नाम से भी जाना जाता था, कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना और हथियारों की तस्करी में ये माहिर था। उसने भारत में एक ऐसा हमला करने की ठानी जिससे न केवल जान माल का नुकसान हो, बल्कि भारत की आर्थिक रीढ़ पर भी चोट पहुंचे। नासिर को अपने इरादों का अंजाम देने के लिए एक मोहरे की जरूरत थी। उसने कई महीनों तक योजना बनाई और आखिरकार उसे एक परफेक्ट मोहरा मिला। नाम दाऊद इब्राहिम। दाऊद, जो 1980 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन चुका था, पहले की कई अपराधों के चलते भारत छोड़कर दुबई में रह रहा था। उसकी डी कंपनी मुंबई के हर कोने में फैली हुई थी और वो नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक हर किसी को अपने काबू में रखता था। 1992 में ही नासिर ने दाऊद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, यानी कि जिहादी जनरल ने, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया। फिर एक दिन होता क्या है, दाऊद का सोने का जो कंसाइनमेंट है वो पाकिस्तान के सी रूट में रोक लिया जाता है। तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे पाकिस्तान से एक फोन कॉल आया। इस कॉल के बाद दाऊद को पाकिस्तान बुलाया गया। उसे कराची के एक सेफ जगह पर ले जाया गया, जहां एक अंधेरे कमरे में उसकी मुलाकात जावेद नासिर से हुई। नासिर ने उससे कहा कि वो उसके नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में एक बड़ा हमला करने के लिए करना चाहता है। दाऊद, जो पहले ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बदले की आग में जल रहा था, वो इस बात के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर पाकिस्तान में उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए तो वो इस मिशन में उसका साथ देगा। इस मुलाकात के बाद से ही भारत में तबाही की योजना बननी शुरू हो गई। जनवरी 1993 में दाऊद ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को, मोहम्मद डोसा, जावेद चिकना और टाइगर मेमन को पाकिस्तान बुलाया। ये तीनों मुंबई से दाऊद के हर काले धंधे को संभालते थे। कराची में इनकी मुलाकात ISI के वरिष्ठ अधिकारियों से कराई गई। यहाँ इन्हें बताया गया कि मुंबई में 12 जगहों पर बम धमाके करने हैं। धमाकों की योजना को अंजाम देने के लिए पूरी डी कंपनी जुट गई। टाइगर मेमन को गुर्गों को इकट्ठा करने और पाकिस्तान से हथियार मंगाने की जिम्मेदारी दी गई। जावेद चिकना को गुर्गों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलाने का काम सौंपा गया और मोहम्मद डोसा ने हवाला के जरिए पैसे का इंतजाम किया। दाऊद के सभी कमांडर अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से काम पर जुट गए। फिर फरवरी 1993 में टाइगर मेमन ने दंगों में सब कुछ खो चुके लड़कों को इकट्ठा किया जो कि मुंबई के थे, और फिर इन लड़कों को अलीबाग के होटल में रखा गया और उनके दिमाग में बदले की भावना भरी गई, क्योंकि उन्हें बड़ा काम करवाना था, इसलिए वो उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं।
उन्हें समझाया जाता है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काम के बदले उन्हें पैसे भी मिलेंगे। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान से हथियारों का कंसाइनमेंट महाराष्ट्र के समुद्री तट पर पहुंचा। टाइगर और उसके गुर्गे ने इन हथियारों को रिसीव किया और उन्हें मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छुपा दिया। इन हथियारों में AK-56 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड, RDX और डेटोनेटर शामिल थे। इसके बाद 15 गुर्गों को दुबई भेजा गया, वहां से इस्लामाबाद में ISI के एजेंट्स ने उन्हें रिसीव किया और पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट बेस पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई। इन लोगों को RDX के इस्तेमाल, ग्रेनेड फेंकने और बंदूकों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें मुंबई वापस भेज दिया गया। मार्च की शुरुआत में टाइगर ने अपने सभी गुर्गों को मुंबई के ताज होटल में बुलाया। वहां उसने धमाके की पूरी योजना समझाई, लेकिन एक समस्या आ गई। गुल मोहम्मद नाम का एक गुर्गा जो था उनके टीम में, जो भारत पर हमला करने वाला था, वो हिचकिचाने लगा अचानक से इन सभी चीज़ों को अंजाम देने के लिए। उसे अपने देशवासियों की जान लेने का ख्याल कचोटने लगा कि वो अपने ही देश के लोगों को कैसे मार सकता है। फिर उन लोगों के बीच से भागकर 9 मार्च को उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूरा प्लान जो था उसका खुलासा कर दिया। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब अगर ऐसा हुआ था तब तो मुंबई जो हमला था वो रुक जाना चाहिए था, लेकिन असल में हुआ क्या वो भी सुनिए। गुल मोहम्मद की गवाही से पुलिस को धमाके के जगह और समय का तो पता चला, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस ने उसकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। उन्हें लगा कि सब कुछ गुमराह करने की एक चाल हो सकती है। फिर 12 मार्च 1993 की सुबह टाइगर और उसके गुर्गे धमाकों को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उन्होंने बस से भरी गाड़ियां और स्कूटर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में खड़ा कर दिए। दोपहर होते होते एक के बाद एक 12 धमाके हुए और पूरे मुंबई में खून की नदियां बह गई। धमाकों के बाद दाऊद और उसके साथी तुरंत पाकिस्तान भाग गए और मुंबई पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में जुट गई। धीरे धीरे साजिश का पूरा जाल खुला। दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, लेकिन अब भी वो भारत की पकड़ से बहुत दूर है। मुंबई बम धमाकों ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया। ये भारतीय इतिहास के सबसे काले दिन में से एक था, जिसने ये साबित कर दिया कि नफरत और बदले की आग में इंसानियत कितनी बुरी तरह झुलस सकती है। साथ ही आप देखें तो यहाँ पे गुल मोहम्मद की बात हुई कि वो पुलिस के पास पहुंचा था, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेता है। ये बात तो 93 की है, जब 26/11 का भी हमला हुआ था और जब समुंदर किनारे ये 10 लोग पाकिस्तान से शिप पे आए, फिर छोटे नाव के सहारे मुंबई के किनारे तक पहुँचे, तब वहाँ पर मछुआरे लोग जो थे उन्होंने भी पुलिस को बताया था कि कुछ लोग ऐसे ऐसे आए हैं, लेकिन तब भी पुलिस उनके बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब कभी कभी कोई ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कितना बड़ा हादसा हो जाता है, कितना बड़ा एक तरह से चोट पहुंचता है अपने ही देश को। उसका 2 एग्जाम्पल तो यही है। इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इग्नोर करना चाहिए। वो अगर मजाक भी हो तो एक बार वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मजाक हुआ तो ठीक है, जिसने ऐसा किया उसे पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर वो सच हुआ तो क्या कुछ होता है ये हम देख चुके हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों पर, और मुंबई की इस दिन के कहानी के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? अगर आप मुंबईकर हैं तो आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं उन दिनों के मुंबई के बारे में तो एक किताब भी है, मुंबई आफ्टर अयोध्या। यानी कि अयोध्या में जो ये विध्वंस हुआ था ना, बाबरी विध्वंस साल 1992 में, इसके बाद मुंबई कैसे बदला, मुंबई अंडरवर्ल्ड कैसे बदला, वो जानेंगे आप इस किताब में। जितेंद्र दीक्षित की ये किताब है, आप इसे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा एकदम डिटेल में कि मुंबई में क्या क्या हुआ था। हालांकि अगर आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो ये तो असली क्राइम की दुनिया की कहानी है। अगर आप फिक्शन कहानी पढ़ना भी पसंद करते हैं तो मैंने एक किताब लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, क्राइम फिक्शन नोवेल है, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब में आपको कहानी मिलेगी, क्राइम की दुनिया की काल्पनिक कहानी जिसे मैंने लिखा है। पढ़ के बताइएगा आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।